स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लू फेंग और वान वान पार्टी में होते हैं और लू फेंग पे एक लड़की लाइन मार रही होती है, बल्कि लाइन नहीं पूरा स्केल मार रही होती है और उससे प्रपोज कर रही होती है कि प्लीज़ मेरे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लू फेंग उसे भाव नहीं देता, हालांकि वान वान को जलन भी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर है ना ऑक्शन स्टार्ट होता है। जो उसका मालिक होता है वो अपनी अंगूठियाँ और भी सारी ज्वेलरी प्रेजेंट कर रहा होता है और तभी वो अपनी रिंग प्रेजेंट करता है जो वान वान लेके आती है वहाँ पर, लेकिन उसमें रिंग होती ही नहीं है जब कपड़ा हटाते हैं तब। अब वो रिंग नहीं होती तो उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वान वान की, वो उसी को ब्लेम करने लगती है कि ऐसा तो नहीं कि रिंग तुमने ही चुरा ली हो, वैसे भी हम सब के अलावा तुम ही तो ये रिंग छू सकती हो और तुम लेकर भी आई हो। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब भी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये तो गरीब है, ऊपर से कुछ बोल भी नहीं सकती है, यही चुरा सकती है वो रिंग। ये सब साजिश ना उसकी स्टेप सिस्टर की थी उसको फंसाने की। अब हमारी वान वान तो बेचारी फंस गई थी, वो तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहती थी। वो समझाती भी है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब अपनी तलाशी देती तो उसमें रिंग मिल भी जाती है क्योंकि स्टेप सिस्टर ने पहले ही उसकी पॉकेट में रिंग डाल दी थी। लेकिन लू फेंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सबके सामने आकर है ना उसके जो मालिक थे उससे कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही ये रिंग वान वान के उसमें डाल दी थी। मैंने सोचा मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। एक्चुअली वान वान मुझसे बहुत नाराज़ थी और मैं उसे मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने चुपचाप उसकी पॉकेट में ये रिंग डाल दी थी। अब ये सुनने के बाद जो वो तीसरी लड़की थी ना बेचारी, वो तो समझ जाती है कि वान वान लू फेंग की लवर है, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में आने का नहीं फैसला लेती है। मतलब कोई तो सेंसिबल है, वो उन दोनों के बीच से जाने का फैसला ले लेती है। इधर ये मामला सुलटने के बाद जब वान वान बाहर आती है तो वो रिंग उतार के फेंक देती है। कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं चाहिए, तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। वान वान वो रिंग फेंक तो देती है, लेकिन रात में दोनों ही आके, पहले वान वान आके और उसके बाद लू फेंग आकर वो रिंग ढूंढते हैं। अब वो किसे मिलती है वो बाद में पता चलेगा। इधर वान वान की माँ को होश आ जाता है तो वो उससे मिलने जाती है। वान वान की माँ उससे बहुत ही प्यार से बोल रही होती है, बेटा तो मुझे पता है तुम्हारी आवाज़ चली गई है, लेकिन तुम फिर भी मेरी बहुत अच्छी बेटी है। उनका भरत मिलाप हो रहा होता है। वान वान अपनी मॉम से सॉरी बोलती है कि सॉरी मॉम, मैं जानती हूँ आपकी आवाज़ लू फेंग की वजह से गई थी और मैंने उसी की जान बचा ली। जिस पर उसकी मॉम उसे टोकती है कि तुम क्या कह रही हो, लू फेंग की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब तो किसी और का ही रचाया हुआ, वो तो बेचारा खुद भी इस सब में फंस गया था। जिसमें वान वान शॉक हो जाती है और पूछती है कि मम्मा आपको पता है? तो वो पुरानी बातें याद करते हुए कहती हैं कि उस दिन मैं गेस्ट रूम में थी जहां उन्होंने दो लोगों को बात करते हुए सुना था कि कैसे लू फेंग के फादर ने उस क्रूज शिप में ब्लास्ट करवाने के लिए कहा था उसके बड़े भाई को मरवाने के लिए, क्योंकि वो सारी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे, ना कि उसके बड़े भाई को देना चाहते थे। और उनका बड़ा भाई उनकी बात नहीं मानता था, इसीलिए उन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी और उसमें लू फेंग को फंसाने का भी प्लान किया था। ये सुनने के बाद वान वान को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो है ना चली जाती है हमारे लू फेंग के पास में। उसके पास जाके वो बोलती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि उस दिन शादी वाली रिकॉर्डिंग तुमने नहीं की थी, बल्कि तुम तो उस क्रूज शिप के एक्सीडेंट में भी शामिल नहीं थे। वान वान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसपे लू फेंग उससे सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी और अगर अब तुम मेरे साथ रहना चाहती तो एक बात याद रखना, अब मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। और यहाँ उन दोनों का फाइनली मिलन हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमें बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू फेंग के फादर और लू चाओ सब लोग बैठे होते हैं और वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि अब से ये कंपनी लू चाओ संभालेगा। वो पूरी अनाउंसमेंट कर पाते हैं उससे पहले ही लू फेंग और वान वान वहाँ पहुँच जाते हैं और लू फेंग उन्हें बोलता है कि आप ये अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब आप नहीं कर सकते क्योंकि अब इस कंपनी पर मेरा राइट है। जिस पर उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम इस लायक भी नहीं हो और मैं सब जानता हूँ, तुमने ही वो क्रूज शिप का एक्सीडेंट करवाया था ना, ऐसा करके वो सारा लू फेंग पे ब्लेम डाल रहे होते हैं। लेकिन लू फेंग भी बोल देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, पर उसकी कौन सुनेगा, वहाँ पर उसके पास कोई प्रूफ थोड़ी था। तो वान वान कहती है कि प्रूफ मेरे पास है। वो अपनी मम्मा की हुई रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है, जिसके बाद सबका रिएक्शन तो भैया अलग ही था कि मतलब कोई अपने बेटे को कैसे मार सकता है। भाई साहब ऐसा बाप तो किसी का ना। अब उसके फादर की पोल खुल गई थी तो वो तो एक्ट करने लगता है कि हाँ मैं नहीं किया था, वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसका बड़ा बेटा उसके कहे मुताबिक नहीं चल रहा था और वो ये कंपनी अपने मुताबिक चलाना चाहता था, इसीलिए वो आगे भी ऐसा करेगा। जिसमें लू फेंग बोलता है कि अब उसका कोई हक नहीं है इस कंपनी पे, अब इस कंपनी के सारे शेयर उसके नाम पर है, इसीलिए ये बाजी जो है वो अब उसके हाथ में है। लू फेंग भी उसे बहुत सुनाता है। वहाँ से कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स से वो चले जाते हैं और उसके जो फादर थे उसके भी दिल में दर्द होने लगता है और इसलिए लू फेंग कहता है कि आप यही डिजर्व करते हैं। उनको उनका सेक्रेटरी लेके चला जाता है, रह जाता है लू चाओ, क्योंकि वो तो बेचारा कंफ्यूज था कि उसने सोचा था कि उसके माँ बाप की डेथ उसके चाचा की वजह से हुई है, लेकिन आज तक तो ये निकला नहीं।
जिस पर लू चाओ बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा? नहीं, मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस खेल में जीत या हार होनी थी ना, आप जीत गए, मैं हार गया, इसीलिए मैं अब अपने आप को ही मारूंगा। और ऐसा कह के वो पेन अपने गर्दन में घुसेड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग ने लू चाओ को एडमिट कर दिया था। उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उसकी दवाई चलेगी, इसीलिए उसे फॉरेन भेजा जा रहा है। यहाँ पर हमारा लू चाओ वो रिंग जो उसने पहले हमारी वान वान को पहनाई थी वो वापस वान वान को करता है और साथ में एक गिफ्ट भी देता है। एक्चुअली वो उसे प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए। वान वान भी बहुत खुश थी। वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं वान वान की आवाज़ को लेकर, तो जिस पे डॉक्टर बताता है कि ये पॉसिबल है वान वान की आवाज़ वापस आ जाए, लेकिन यहाँ नहीं, उसके लिए उसे फ़ॉरेन जाना पड़ेगा। तो वो दोनों डिसीजन लेते हैं कि उसकी आवाज़ के लिए वो फ़ॉरेन जाएगी। कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा लू फेंग अपने ऑफिस में ऑब्वियसली बिजी था, क्योंकि वो सीईओ था उस कंपनी का, और वो अपना काम कर रहा होता है। और काम ही काम में हमारी वान वान लौट आती है, लेकिन इस बार इशारों में उससे बात नहीं करती बल्कि बोल कर बात करती है। फाइनली वान वान की आवाज़ वापस आ गई थी और वो और लू फेंग फाइनली एक हो गए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। गाइस, आपको कोई और स्टोरी चाहिए हो तो कमेंट करना। देखो, कमेंट जरूर किया करो, आप लोग बताओगे तभी तो पता चलेगा कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। और बाकी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय।